आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक है लेंस मेकर्स फार्मूला। अभी तक हम लेंस इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये लेंस से ही रिलेटेड है और बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस पर बेस्ड बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसका नाम है लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला बेसिकली क्या होता है, ये किसी भी लेंस की फोकल लेंथ, उस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस लेंस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं इनके बीच में एक रिलेशन होता है। तो ये क्या है अपने आप में, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ f कॉमा refractive index of material of lens mu and radii of curvature R1 and R2। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। एक ऐसा फार्मूला जो फोकल लेंथ, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस के दोनों सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उनको आपस में रिलेट करता है। इस फार्मूले को लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। अब ये फार्मूला होता क्या है, ये फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारे पास रिलेशन होता है फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में। f फोकल लेंथ है, μ1 μ2 r1 r2 ये क्या है, अभी हम इसको फॉर्मूले में समझते हैं, डेरिवेशन में इसको हम समझेंगे। उससे पहले हमें ये पता होता है कि अगर हमारे पास कोई लेंस है, ये मान लो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस में दो सरफेसेस हैं। एक सरफेस ये वाला है, लेफ़्ट वाला सरफेस एक्स पी वाई, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस एक्स पी वाई, ये ऐसा स्फेयर बनेगा एक्स पी वाई। इस एक्स पी वाई सरफेस का सेंटर कहीं यहाँ होगा C1। तो इसके पोल से लेके इस सेंटर तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे R1। जो इस फॉर्मूले में R1 आ रहा है ये पहले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ऐसे ही ये दूसरा सरफेस है राइट साइड x, इसका नाम रख देता हूँ P डैश वाई, x P डैश वाई। अगर इसको हम कंप्लीट करें तो ये ऐसा स्फेरिकल सरफेस है। ये जो स्फेरिकल सरफेस है x P डैश वाई, इसका सेंटर कहीं यहाँ पड़ेगा C2। तो इसके पोल से लेके P डैश से लेके इस C2 तक की डिस्टेंस, P डैश से लेके इस C2 तक की डिस्टेंस को हम बोलेंगे R2। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई भी लेंस हो, कॉनकेव लेंस में भी ऐसा ही। अगर हमारे पास कॉनकेव लेंस है, ये इसमें भी दो सरफेस है, एक ये लेफ़्ट वाला x, ये इसका पोल P, ये y, एक राइट वाला x, ये इसका पोल P डैश और ये y, x डैश P डैश y डैश कह देते हैं। लेफ़्ट वाला जो सरफेस है x P y, ये इस स्फीयर का पार्ट होगा, इसका सेंटर कहीं यहाँ पड़ेगा C1। तो ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगी R1। ऐसे ही राइट वाला जो सरफेस है ये ऐसा स्फीयर इसका होगा, ये इस स्फीयर का पार्ट होगा, इसका सेंटर कहीं यहाँ पड़ेगा C2। तो यहाँ इस पोल से लेके इस C2 तक की डिस्टेंस को हम बोलेंगे R2। तो किसी भी लेंस में क्या होता है, दो सरफेस होते हैं, दोनों स्फेरिकल सरफेस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि स्फेरिकल सरफेस हो, एक प्लेन सरफेस हो। जैसे मान लो हमारे पास एक प्लेन सरफेस है और एक स्फेरिकल सरफेस है।
इसको क्या बोला जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक प्लेन सरफेस और दूसरा कॉन्वेक्स सरफेस, तो इस ऐसे लेंस को हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, बीच में थिक होता है, तो ये लेंस भी बीच में थिक है। बीच में थिक जो भी लेंस होगा कॉन्वेक्स होगा, तो ये कॉन्वेक्स लेंस का ही टाइप है जिसका एक सरफेस प्लेन है, इसलिए इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब देखते हैं ये वाला जो लेफ्ट वाला सरफेस है, ये स्फेरिकल, ये स्फेरिकल सरफेस ऐसे कुछ इसका स्फेयर बनेगा, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ आएगा C1, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। और ये जो दूसरा प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है, इन्फिनिटी, तो ये R2 कितना होगा, इन्फिनिटी। तो किसी भी लेंस में दो सरफेस होते हैं, दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं या एक स्फेरिकल एक प्लेन हो सकता है। इस टाइप से हमारे पास लेंस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन दो सरफेसों की दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी और दो सेंटर हमें मिलेंगे। तो ये जो फॉर्मूले में R1 R2 R हैं, ये हैं वो R1 R2, ठीक। अब इसमें जो μ1 μ2 आता है, ये μ1 μ2 क्या होता है, μ1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। इम्पोर्टेंट बातें हैं, सब न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली हैं। μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मतलब ये लेंस किस मीडियम में रखा है, हो सकता है इसके अगल बगल एयर हो, तो μ1 क्या होगा, इस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हो सकता है इसके अगल बगल में वाटर हो, तो इसका सराउंडिंग मीडियम में भी वाटर है, तो μ1 क्या होगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो μ1 है क्या, μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम अबाउट द लेंस। लेंस के सराउंडिंग में जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। μ2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। लेंस किस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है μ2, ठीक। तो ये हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसको हम याद रख लेते हैं और हम इसको अब डिराइव करते हैं। तो इस फॉर्मूले से हमें कुछ बातें और पता चलती हैं, इन बातों को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए फिर से हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं। तो एजम्पशंस क्या हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एजम्पशंस, पहली एजम्पशन है द लेंस शुड बी अ थिन लेंस। लेंस थिन होना चाहिए। सेकेंड एजम्पशन है ऑल द रेज शुड बी पैराएक्सियल रेज। सारी की सारी रेज पैराएक्सियल होनी चाहिए। पैराएक्सियल रेज हम किनको बोलते हैं, पैराएक्सियल रेज वो रेज होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हो। ऐसी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होती हैं, जैसे अगर हमारे पास ये लेंस है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज है ये, तो इन रेज का नाम होता है पैराएक्सियल, ठीक। और जो रेज दूर होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, ये तो पैराएक्सियल रेज है, पैराएक्सियल। और जो रेज दूर होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, इन रेज को हम कहते हैं मार्जिनल रेज। तो इस फॉर्मूले को डिराइव करते समय पे हम क्या मान रहे हैं कि सारी की सारी रेज पैराएक्सियल है, ठीक है। और हम एक और चीज़ कह सकते हैं, द एपर्चर ऑफ लेंस इज़ वेरी स्मॉल। हम लेंस का एपर्चर, ये इसका एपर्चर होता है, ये एपर्चर छोटा मान के चल रहे हैं। अगर ये एपर्चर छोटा होगा तो लगभग सारी रेज कैसी होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज, तो मतलब सारी रेज लगभग हमें कैसी मिलेंगी, पैराएक्सियल। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर रेज हमारे पास पैराएक्सियल होंगी तो वो नॉर्मल के साथ स्मॉल एंगल बनाएंगी,
यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये सब नॉर्मल के साथ कैसे एंगल्स बनाती हैं, स्मॉल, अगर रेज पैराएक्सियल है। दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे मेक्स स्मॉल एंगल्स विद द नॉर्मल। ये हमारे पास एजम्पशंस है। ठीक, एपार्चर लेंस का कैसा होना चाहिए, स्मॉल, इसको भी लिख देते हैं, एपार्चर लेंस का स्मॉल रहना चाहिए। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन। अब हम साइन कैसे कंसीडर करते हैं, तो साइन कन्वेंशन, सारी डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। ऑल डिस्टेंसेस आर टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, पहला। दूसरा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे। द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is positive and opposite directions will be negative। तो ये हमारे पास साइन रहेंगे। अब शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, थिन लेंस होगा, लेकिन डायग्राम समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा रहे हैं। ये हमारे पास इसका एपार्चर, ये बीचों बीच इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ अभी, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। दो सरफेस हैं, एक लेफ्ट वाला है एक्स पी वाई, ये पी क्या है, लेफ्ट वाले सरफेस का पोल। ऐसी दूसरा सरफेस है एक्स पी डैश वाई, पी डैश क्या है, सेकंड वाले सरफेस का पोल। मान लेते हैं इस लेंस के लेफ्ट साइड कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। यहाँ भी सेम मीडियम है, जैसा मीडियम लेफ्ट साइड है वैसा ही मीडियम राइट साइड है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये जो लेंस में जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ते हैं, लेंस इक्वेशन हो या लेंस मेकर फार्मूला हो, लेंस से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले होते हैं वो तभी वैलिड होते हैं जब थिन लेंस है और दूसरा लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम हो। तो लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम लिया हमने, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। और मान लेते हैं ये जो लेंस हमें दिया है, इस लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। मान लेते हैं इसके सामने हमें यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखी है। इसका हम पहले इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से एक रे, इंसिडेंट रे यहाँ गई और इस सरफेस के इस पॉइंट पे टकराई। अब यहाँ से इसकी डेविएशन आएगा इसके पाथ में, क्योंकि मीडियम बदल रहा है। तो ये रे कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इसके लिए हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस के लिए नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करेंगे, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हम जान रहे हैं कि इसका जो सेंटर होगा, एक्स पी वाई वाले सरफेस का सेंटर होगा, वो कहीं यहाँ होगा। तो ये इसका सेंटर है C1। किसका सेंटर है, एक्स पी वाई सरफेस का। एक्स पी वाई सरफेस पर ये इंसिडेंट रे थी, तो इस एक्स पी वाई सरफेस के लिए सेंटर कहाँ है, C1। तो यहाँ से हमने यहाँ पर एक नॉर्मल बनाना है। तो मैंने एक नॉर्मल बनाया C1 से, ये बना नॉर्मल इस पॉइंट पर। अब अगर हम देखते हैं ये मीडियम मान लो एयर है और ये मीडियम ग्लास है, तो रे एयर से ग्लास में जा रही है, यानी कि रेयरर से डेंसर जा रही है। अगर हम मानते हैं कि ये मीडियम कैसा है, रेयरर, ये रेयरर, और ये मीडियम खुद का कैसा मीडियम है, डेंसर।
तो रे रेयरर से डेंसर जा रही है, तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। अगर देखा जाए तो इसने सीधे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जा सकती, तो ये कहाँ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ। ये तो ये थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ को बेंड हो गई और यहाँ टकराई, ये इस पॉइंट पर। तो हुआ क्या, रे ऐसे जा रही थी, लेंस के इस सरफेस पे टकराई, जाना सीधे चाहिए था लेकिन बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल और ऐसे गई। फिर ये दूसरा सरफेस लेंस का था, इस दूसरे सरफेस पे टकराई है इस पॉइंट पर। तो अब दोबारा यहाँ से बेंडिंग होगी, डेविएशन यहाँ भी आएगा, फिर मीडियम बदल रहा है। तो अब हमें पता करना है कि यहाँ से रे कहाँ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स पी डैश वाई सरफेस के लिए नॉर्मल बनाते हैं। तो एक्स पी डैश वाई सरफेस का सेंटर यहाँ होगा C2, तो यहाँ से इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाया, तो ये हमारे पास ये दूसरा नॉर्मल N2 इस पॉइंट पर। अब क्या होगा, ये मीडियम डेंसर और ये रेयरर, तो डेंसर से रेयरर जाते समय रे अवे फ्रॉम नॉर्मल, जाना इसको सीधे चाहिए था। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये नॉर्मल से दूर, मतलब ऐसे कहीं चली जाएगी। ये नॉर्मल था N2 वाला, जाना ऐसे चाहिए था, तो ये इधर कहीं बेंड हो गई, नॉर्मल से दूर चली गई। तो ये हमें फाइनली कहीं यहाँ मिलते हुए नज़र आती है। ये इसकी फाइनल इमेज बनी आई पर। फर्स्ट वाले सरफेस को एक बार और गौर से देखें तो फर्स्ट वाले सरफेस पे रे ऐसे गई थी, फिर बेंड हुई अंदर लेंस के। अगर ये दूसरा सरफेस नहीं होता, अगर ये एक्स पी डैश वाई नहीं होता, तो ये वाली रे कहीं यहाँ मिलती है। अगर ये दूसरा सरफेस नहीं होता एक्स पी डैश वाई, तो ये रे आई थी, बेंड हुई अंदर ऐसे, तो ये सीधे जाके यहाँ कहीं मिलनी चाहिए इस पॉइंट पर। इसको हम नाम देते हैं आई डैश। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दूसरे सरफेस ने रे को और बेंड किया और यहाँ मिलाया आई पर। तो ये इमेज फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर है C पर, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम लिखेंगे U। इसी ऑप्टिकल सेंटर से फाइनल इमेज, ये मीडियम डेंसर है, इस ऑप्टिकल सेंटर से फाइनल इमेज की डिस्टेंस को लिखेंगे V। और जो ये हमने एक इंटरमीडिएट इमेज मानी थी आई डैश, इसकी डिस्टेंस को हम लिख लेते हैं V डैश। सारी डिस्टेंस हमने ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की है, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम। अब काम शुरू करते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन कहाँ से हो रहा है, एक्स पी वाई सरफेस से। तो हम काम करते हैं फॉर एक्स पी वाई सरफेस। एक्स पी वाई सरफेस को अगर देखो तो ये था एक्स पी वाई, इसका सेंटर कहीं यहाँ है C1, ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और ये जो मटेरियल था लेंस वाला, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था। ये जो लेंस का मटेरियल था, लेंस पूरा ऐसा था, तो इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था। इससे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी थी हमने, ये U डिस्टेंस पर, तो यहाँ से जो रे गई, ये गई ऐसे, फिर अंदर बेंड हुई ऐसे, और इसने इसको कहाँ मिलाना चाहा, कहीं यहाँ पर। इस पॉइंट का नाम क्या रखा था हमने, आई डैश। इस आई डैश तक की डिस्टेंस को हमने कितना माना है, V डैश, ठीक। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का μ2। तो इसके लिए हम निकालते हैं कि ये सरफेस इमेज कितनी दूर बनाएगा। ये एक्स पी वाई सरफेस के लिए, एक्स पी वाई सरफेस ने इमेज कहाँ बनानी चाहिए, आई डैश पर। आई डैश की डिस्टेंस कितनी है, V डैश। तो क्या हम इसका कोई फॉर्मूला जानते हैं, तो हमने पढ़ा था, हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस।
तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या था, वो था μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये फॉर्मूला तब लगता है जब कोई रे किसी स्फेरिकल सरफेस पे स्ट्राइक करे। तो यहाँ पर एक स्फेरिकल सरफेस है, उस फॉर्मूले में μ1 μ2 क्या हुआ करते थे, μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था जहाँ से इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है, μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था जहाँ रिफ्रैक्टेड रे जा रही है। तो इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है। μ2 क्या होता है, जहाँ रिफ्रैक्टेड रे जाती है, तो μ2 यहाँ देखो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, रिफ्रैक्टेड रे इस ग्लास से होके जा रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे के लिए ये μ2 अपॉन v मतलब इमेज डिस्टेंस। तो इस सरफेस ने इमेज कितनी दूर बनाना चाहिए, v डैश, तो v की जगह v डैश माइनस μ1/u, μ1 क्या, जहाँ से इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 अपॉन u, ये u है इसके लिए ऑब्जेक्ट, इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 जहाँ रिफ्रैक्टेड रे जाती है, तो रिफ्रैक्टेड रे ग्लास में या लेंस में जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है माइनस μ1 अपॉन r की जगह इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने ली है r1। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अभी मैंने विदाउट साइन वैल्यूज़ रखी हैं, अभी मैंने कोई साइन यहाँ पर पुट नहीं किया, लेकिन जब फाइनल फार्मूला आएगा तो हम फिर साइन पुट करके अलग अलग इक्वेशन ले आएंगे। तो विदाउट साइन अभी ये वैल्यूज़ हमने ऐसे निकाली। तो ये तो XPY सरफेस के लिए इक्वेशन बनी। अब हम निकालते हैं फॉर x सेकेंड पॉइंट फॉर XP' सरफेस। अब दूसरे सरफेस के लिए भी सेम फॉर्मूला, दूसरा सरफेस ये है। दूसरे सरफेस में हो क्या रहा था, ये हमारे पास दूसरा सरफेस है XP', ये इसका सेंटर यहाँ होगा C2, ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, ठीक। ये था लेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था μ2 और यहाँ μ1। अब हो क्या रहा है, यहाँ से जो इंसिडेंट रे आई थी यहाँ टकराई थी, फिर ये अंदर बेंड होके ऐसे गई थी। ये वाली अंदर जो रे जा रही है, इस रे को ज़रा गौर से देखें। ये जो अंदर रे रिफ्रैक्ट होके XP' पे टकराई, तो ये वाली रिफ्रैक्टेड रे XP' के लिए इंसिडेंट रे है। XP' के लिए ये रे क्या होगी, इंसिडेंट रे, ठीक है। और इसने फाइनल इमेज कहाँ बनाई, ये बनाना तो वहाँ कहीं चाहता था ऐसे, लेकिन क्या हुआ, बेंडिंग हुई और रे डायग्राम में हमने किया था स्टार्ट में, तो यहाँ पर ये और बेंड होके कहीं यहाँ मिलती है। फाइनली ये इसकी इमेज बनी I पर, ठीक। मिलना वहाँ चाहिए था I' पर, लेकिन वहाँ ना मिलके ये और बेंड हो गई, मतलब नॉर्मल से, इसके लिए नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया था उससे दूर गई, तो हमें कहाँ मिली, ये I पर। ये डिस्टेंस हमने ली है V, I तक की डिस्टेंस, और I' तक की डिस्टेंस हमने ली है V', ठीक है। तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, μ2/v। μ2 क्या होता है, μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ रिफ्रैक्टेड रे जा रही है। तो ये सरफेस है XP', तो रिफ्रैक्टेड रे ये है, ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड। ये तो इंसिडेंट है इसके लिए जो अंदर गई है, तो ये जो रे आई है ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में जा रही है, ये मीडियम, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। तो μ2 की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, μ1। ये बात समझनी है, गड़बड़ हो जाएगी। μ2
उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहाँ रिफ्रैक्टेड रे जाती है। तो यहाँ पर एक्स पी डैश वाई के लिए रिफ्रैक्टेड रे उस मीडियम में जा रही है, ये है रिफ्रैक्टेड रे, आई जहाँ पर बनी है ये वाली रे है रिफ्रैक्टेड रे। तो इस रिफ्रैक्टेड रे का किस मीडियम में जा रही है, ये मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, तो म्यू 2 की जगह म्यू 1 अपॉन वी, वी होता है इमेज डिस्टेंस। इस एक्स पी डैश वाई ने इमेज कितनी दूर बनाई, वी पर, एक्स पी डैश वाई ने इमेज वी पर बनाई, तो ये आ गया वी माइनस म्यू 1 क्या होता है, जहाँ से इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रही है, तो म्यू 1 इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे कहाँ से आई थी, ये थी इंसिडेंट रे, तो ये कहाँ से आई है, इसी लेंस से, लेंस के अंदर ही तो है ना ये रे, तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना म्यू 2, तो यहाँ पर म्यू 1 की जगह म्यू 2 अपॉन यू, यू मतलब ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, इसके लिए ये आई डैश ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव करेगा, इसके लिए ये आई डैश किसके जैसे बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट। ये हमने न्यूमेरिकल्स में भी सीखा था, अगर दो स्फेरिकल सरफेस हैं तो पहले वाले स्फेरिकल सरफेस ने जो इमेज बनाई है, ये पहले वाले ने जो इमेज बनाई है आई डैश पर, ये दूसरे वाले सरफेस के लिए क्या होती है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आई डैश जो इमेज बनी है, ये आई डैश इमेज दूसरे एक्स पी डैश वाई सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव करेगी। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, वी डैश, यहाँ पर साइन माइनस, म्यू 1 अपॉन वी माइनस म्यू 2 अपॉन वी डैश इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1, म्यू 2 फिर से, म्यू 2 क्या होता है, जहाँ रिफ्रैक्टेड रेज आ रही है, तो रिफ्रैक्टेड रेज आ रही है इस मीडियम में, म्यू 1 माइनस म्यू 1 की जगह जहाँ इंसिडेंट रे आ रही है, कहाँ से आ रही थी, म्यू 2 अपॉन इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने कितनी मानी थी, R2। तो ये हमारे पास ऐसी कुछ इक्वेशन बनी। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है उसको हमने एक बार लेफ़्ट वाले सरफेस के लिए अप्लाई किया, फिर एक बार हमने राइट वाले सरफेस के लिए अप्लाई किया। ध्यान ये रखा म्यू 1 म्यू 2 हम किसको कहते हैं, और दूसरी बात ये ध्यान रखी कि जब एक्स पी डैश वाई के लिए हम रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, आई डैश, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, जो पहले वाले ने इमेज बनाई वो दूसरे के लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव करेगी। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन सेकेंड। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, थर्ड काम, तो LHS अगर हम ऐड करें तो यहाँ म्यू 2 अपॉन वी डैश है, वहाँ भी आ रहा है उसके LHS में म्यू 2 अपॉन वी डैश, उसका साइन नेगेटिव है, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, यहाँ बचा माइनस म्यू 1 अपॉन यू, इसके LHS में बचा म्यू 1 अपॉन वी, दोनों को ऐड कर दिया। अब RHS ऐड करते हैं, तो RHS में यहाँ आ रहा है म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R1 प्लस म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन R2। ठीक, तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन गया, पहले प्लस वाला लिख देते हैं, म्यू 1 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R1, यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचा म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R2, तो ये बचा म्यू 1 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल टू, इन दोनों में म्यू 2 माइनस म्यू 1 कॉमन, तो ये बचा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ऐसा लिख सकते हैं। अब इन दोनों में म्यू 1 कॉमन है
तो μ1 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस μ1 को यहाँ से हटा के इसके अपॉन में लिख देते हैं। तो लेफ्ट साइड क्या बचा 1/v माइनस 1/u। अगर मैं यहाँ से μ1 इसके अपॉन में ले जाऊँ तो यहाँ क्या बचेगा μ2 अपॉन μ1 माइनस μ1/μ1 कितना 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ से μ1 को इसके अपॉन में ले गए तो ये बचा। अब हम जानते हैं 1/v माइनस 1/u 1/f के बराबर होता है लेंस के लिए, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 1/f भी पुट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर हम माने कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, अगर हम u को इन्फिनिटी लेते हैं, ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखी है इनफाइनाइट, तो इमेज कहाँ बनती है फोकस पर। तो अगर u की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो v की जगह क्या रखेंगे f। तो ऐसे भी हम सॉल्व करते हैं, या डायरेक्ट हम f भी रख सकते हैं, क्योंकि 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u थिन लेंस के लिए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 1/f भी पुट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका मैंने बता दिया कि अगर u इन्फिनिटी है तो v f के बराबर, 1/∞ 0 होता है तो यहाँ पर सिर्फ 1/f बचेगा। तो 1/f इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूले की इक्वेशन डिराइव हो गई। तो ये हमारे पास काम है, इजी है डेरिवेशन, केवल आपने रे डायग्राम समझना है। f क्या है, f है इस लेंस की फोकल लेंथ। μ1 μ2 क्या है, μ1 क्या था, μ1 ये इस लेंस के सराउंडिंग में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। μ2 क्या है, μ2 लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। r1 r2 क्या है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर्स है। तो ये फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला कहलाता है। अब इस पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम करते हैं। पहली बात, हमने इसमें अभी साइन पुट नहीं की है, तो अगर हम साइन पुट करके वैल्यूज़ निकालेंगे तो फिर बात कुछ अलग होगी। ये हमारे पास हमेशा वैलिड होगी। ये मेन इक्वेशन है लेंस मेकर फॉर्मूले की, ये याद होनी चाहिए, बिना इसके कोई काम अब नहीं चलेगा। तो अब कुछ बातें इससे रिलेटेड। अब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्यों, कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो हमने डिराइव किया ये, लेकिन हमने अभी साइन पुट नहीं किया है। तो अलग अलग केसेस में करते हैं। मान लो केस फर्स्ट फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अगर हमारे पास लेंस कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए मान लो इंसिडेंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है। ये हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस बनेगा, इसका सेंटर यहाँ होगा C1, तो ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। दूसरा वाला सरफेस ये है, इसका सेंटर ऐसा, यहाँ कहीं इसका सेंटर पड़ेगा C2, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। अब हमने R1 R2 के साइन डिसाइड करते हैं कि R1 प्लस होगा या माइनस होगा, R2 प्लस होगा या माइनस होगा। तो इसका तरीका क्या है, हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे थे, तो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो ये डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव। तो इस डायरेक्शन में कौन सी डिस्टेंस हमने मेज़र की है, R1 पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक R1। किस डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो R1 का साइन कैसा लेंगे, प्लस, और R2 ठीक इसके अपोजिट है तो R2 का साइन नेगेटिव। तो R1 की जगह हम रखेंगे प्लस R1 और R2 की जगह हम रखेंगे माइनस R2। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन A 1/f इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1। ये तो ठीक है। R1 का साइन क्या है, प्लस R1, 1/+R1 माइनस 1/R2 का साइन क्या है, माइनस R2।
तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आ जाएगा μ2 माइनस μ1, μ2 अपॉन μ1 माइनस 1, 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। तो ये हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का। याद होता है अच्छी बात है, नहीं याद होता है हम वही फॉर्मूले से काम कर सकते हैं। अगर कॉन्वेक्स लेंस से क्वेश्चन आ रहा है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वरना मेन इक्वेशन में जाएं वहाँ साइन पुट कर सकते हैं। R1 का साइन प्लस लो, R2 का साइन माइनस लो, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला ऐसा बनेगा। अगर हमें कॉन्केव लेंस के लिए निकालना हो तो फॉर कॉन्केव लेंस केस 2, फॉर कॉन्केव लेंस, ये हमारे पास कॉन्केव लेंस होता है, ये इसका एक सरफेस, यहाँ कहीं इसका सेंटर, ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ये दूसरा इसका स्फेरिकल सरफेस, यहाँ कहीं इसका सेंटर, ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। मान लो इंसिडेंट रे यहाँ से कहीं आई, तो ये डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव। तो हम R1 का साइन क्या पुट करेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट है ये डिस्टेंस, तो नेगेटिव R1, एंड R2 का साइन क्या पुट करेंगे, इंसिडेंट रे के अलोंग है, प्लस R2। तो इक्वेशन ए में पुट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन ए ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एफ इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1, 1 अपॉन R1 का साइन क्या है, माइनस R1, माइनस 1 अपॉन R2 का साइन क्या है, प्लस R2। तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स में माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में माइनस कॉमन, तो माइनस को मैंने आगे लिखा, तो μ2 अपॉन μ1 माइनस 1, माइनस कॉमन लिया तो ये बचेगा क्या, 1 अपॉन R1, माइनस कॉमन लिया तो प्लस 1 अपॉन R2। तो ये हमारे पास कॉन्केव लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला है। मेन इक्वेशन हमेशा याद रखेंगे, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आता है। अगर कॉन्केव लेंस है तो सेम यही फॉर्मूला आ रहा है, बाहर से माइनस साइन के साथ। कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर हम यूज करते हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में इम्पोर्टेंट होती है, तो मैं इनके नाम आपको बताता हूँ। पहला नाम है बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये सुनाई देगा बार बार, बाई कॉन्वेक्स लेंस, या इसको हम कहेंगे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, या बाई कॉन्केव लेंस भी हो सकता है, या इक्वी कॉन्केव लेंस। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जिसमें दोनों सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं R1 R2 ये इक्वल हो, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर्स का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो। ऐसा यहाँ भी, अगर ये कॉन्केव लेंस में R1 R2 बराबर है तो उसको हम इक्वी कॉन्केव लेंस बोलेंगे या बाई कॉन्केव लेंस बोलेंगे। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जिसमें कि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर ये रेडियस 5 सेंटीमीटर दी है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। ऐसे लेंस को हम इक्वी या बाई, ऐसा हम उसको बोलते हैं। कॉन्वेक्स है तो बाई कॉन्वेक्स और कॉन्केव है तो बाई कॉन्केव। तो इस पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं और उससे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कुछ। अगर हम मिरर की बात करते हैं, ये फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला बेसिकली क्या निकालने के लिए है, किसी लेंस की फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अगर हम मिरर में सोचें तो मिरर में फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, मिरर में फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता था F इक्वल टू R/2। अगर वो मिरर स्मॉल एपार्चर का है तो स्मॉल एपार्चर के मिरर के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला R/2 होता है। लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला ऐसा कुछ है।
मतलब लेंस की जो फोकल लेंथ है वो डिपेंड कर रही है किस पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स पर तो कर ही रही है, लेंस के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं उस पर तो कर ही रही है, साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस एंड सराउंडिंग मीडियम। μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सराउंडिंग मीडियम का, तो सराउंडिंग मीडियम मतलब लेंस किस मीडियम में रखा है इस बात पर भी लेंस की फोकल लेंथ डिपेंड करेगी। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, उसको हमने किसी एक लिक्विड में डाल दिया, तो उस स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ में कैसे चेंज आएगा। तो अगर हम किसी स्फेरिकल मिरर को लिक्विड में डाल दें तो उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ पर कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो मीडियम पे डिपेंड कर रही हो। यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। रेडियस ऑफ कर्वेचर उस मिरर की कर्वेचर पे डिपेंड करेगी कि वो स्मॉल एपर्चर का है या लार्ज एपर्चर का है। तो अगर हम मिरर को किसी लिक्विड में डाल दें या किसी अलग मीडियम में डाल दें तो उसकी फोकल लेंथ में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मिरर की फोकल लेंथ सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करती है, जो कि डिपेंड करेगी उस मिरर के एपर्चर पर। जबकि अगर हम लेंस को किसी लिक्विड में डाल दें तो क्या बदल जाएगा, μ1, मान लो लेंस पहले एयर में था तो μ1 उस समय 1 होगा। अगर लेंस को हमने किसी लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, 1.3 है, तो अब फोकल लेंथ उसकी बदल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ से सामने आती है कि जो फोकल लेंथ ऑफ मिरर है, मिरर की फोकल लेंथ ये इंडिपेंडेंट है ऑफ मीडियम, लेकिन लेंस की जो फोकल लेंथ है ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। तो इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हम पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, लेकिन हमेशा नहीं होती। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव तभी आती है जब वो कॉन्वेक्स लेंस एयर में रखा हो, या कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ तब होती है जब वो कॉन्केव लेंस एयर में रखा हो। अगर हम उस लेंस का मीडियम बदल दें, जो कि हम क्वेश्चन में करेंगे अभी इसके बाद, तो उस लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, साइन भी चेंज हो सकता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाए। तो ये सारी बातें लेंस मेकर फॉर्मूले से रिलेटेड हैं।